अगर इतनी असुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो 3 फीट के डंडे से मार मार के उसका भूत बना दो। बच्चा बड़े होने के बाद जिंदगी भर इस कंफ्यूजन में होता है कि जिस भलाई के लिए मुझे मार पड़ी थी वो भलाई होगी कब। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का भी सेम सिनारियो है। यहाँ स्कूल ने पेरेंट्स को पैसे छापने वाली मशीन समझ रखा है। इसकी सच्चाई तो ये है कि स्कूल अपने पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में है। स्कूल को बस मेरिट लिस्ट में वो नाम चाहिए जिनका इस्तेमाल करके स्कूल अपने एडमिशन के नंबर्स बढ़ा सके। सरकारी स्कूल्स और कॉलेज में टीचर आपको पढ़ाने तो आ जाएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहाँ टीचर्स होंगे। आपको कॉलेज में बीएससी, बीटेक या एमएससी की गवर्नमेंट सीट तो दे देंगे, लेकिन इनके सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कॉलेज में टीचर नहीं होंगे। और ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें पढ़ने वाले लोग उस टाइम पे फैक्ट्री में मजदूरी कर सकें। इंडियन एजुकेशन इज आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नीट के स्टूडेंट्स को न्याय नहीं दिला पाया। यूपीएससी जैसी हाईली रेप्यूटेड एग्जाम्स की रिजर्वेशन के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। अब्बा नहीं मानेंगे। गर्मियों में सुबह 8 बजे धूप में प्रेयर हो रही है, चक्कर आ रहे हैं सबको, चक्कर। बच्चे ऐसे कर घूम रहे हैं वहां पे। मैं खुद एक बच्चे का सहारा ले खड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। हम स्टूडेंट्स थोड़ी है, हम तो मजदूर है। एक स्टूडेंट और एक मजदूर में कुछ फर्क नहीं होता। एक मजदूर हाजिरी लगाता है, स्टूडेंट अटेंडेंस लगाता है। मजदूर की पगार कटती है, स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं। मजदूर बम्बू उठाता है, स्टूडेंट पेन उठाता है। मजदूर को बम्बू उठाने के 600 मिलता है, हम स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? सिर्फ बम्बू, वो भी किधर? अबे कभी जाके ना हमारे कॉलेज के एडमिन और ऑफिस डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके दिखा। अबे आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट तो उनको डॉक्यूमेंट देना होता है। आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, 600 साल बाद आओ। उस दिन मैं एक टीचर के पास गया, मैंने बोला सर मैं आज असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सर दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान था। ऐसे आंखें बड़ी करके देख रहा था जैसे उसकी छाती में हाथ डाल के मैंने उसके छाती के बाल खींच लियो। अरे सर तुम तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम बच्चे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका क्या? और गलती से बेसिकली इन कॉलेज वालों को हम बच्चों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ना ना ना, हम बच्चे खुश कैसे होंगे? हमको टेक्निकल फेस्ट पसंद है, फेस्ट कैंसिल कर देते। पबजी पसंद है, पबजी बैन कर देते। इनको कोई अगर बच्चा खुश दिख जाता है ना, इनको विश्वास ही नहीं होता। अरे कॉलेज है, ये खुश कैसे? इधर इधर इधर। अरे रवि तू खुश है, एक काम करता हूँ, तेरे को 8 असाइनमेंट देता हूँ, ये ले 8 असाइनमेंट। 2024 में इंडियन रेलवेज ने 7,951 इंजीनियरिंग की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स की ओपनिंग की, जिसमें लगभग 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया। हाँ 9 लाख, मतलब हर दूसरा बंदा इस लाइन में जॉब करने के लिए लगा है। और हर किसी स्टूडेंट की इस जॉब को पाने की चांसेस है 0.8%, यानी ना के बराबर चांसेस है कि आपको ये जॉब मिलेगी। मतलब जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब के लिए 2 से 3 साल का कोई स्पेसिफिक डिग्री या डिप्लोमा करो, 2 साल की तैयारी करो, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदो, कोचिंग जाओ, और फिर भी जॉब लगने की आपकी चांसेस कितनी है? 0.8%, यानी ना के बराबर। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने स्टूडेंट्स को एक ऐसे रास्ते पे धकेल दिया है जहां उसे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। बाय द वे 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद, 2 साल की तैयारी करने के बाद, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने पे, कोचिंग ज्वाइन करने पे भी अगर उसका 1 या 2 मार्क्स से वो एग्जाम फेल हो जाता है जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगी? असफलता। वो 15,000 की जॉब करने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और एचआर के सामने जब वो एचआर कैबिन में इंटरव्यू देने के लिए बैठा होगा तो एचआर उससे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्किल्स। तो उसके दिमाग में ये फ्लैशबैक चल रहा होगा उन यादों का कि जिस टाइम पे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी थी, जिस टाइम पे मैंने अपने इंटरेस्ट का कुछ काम करना था, उस टाइम तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस में नदियों की लंबाई के रट्टे मार रहा था। 15,000 की जॉब वो जब कर रहा होगा, उसे ना ही फूड प्लस एकोमोडेशन की कोई प्रॉपर सुविधा मिल रही होगी, रूम भी उसने रेंट पे लिया होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे गिर रखा होगा। क्योंकि स्किल्स के नाम पे उसके पास सिर्फ पढ़ने वाली स्किल्स होगी कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ, मैं 8 घंटे बैठ सकता हूँ। सोचो, अब आप ये भी सोचो कि जिस बंदे के पास 8 घंटे किताब के सामने बैठने का पेशेंस था, 5 साल तक अगर वो उस पेशेंस को किसी और टैलेंट में यूज करता तो आज कहीं ना कहीं वो सक्सेस होता। जिन रिश्तेदारों ने उसके पेरेंट्स को ये कह के कन्विंस किया था कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए काफी तेज है, इससे यूपीएससी की तैयारी करवाओ, इससे इंजीनियरिंग करवाओ, आज वही रिश्तेदार उसे ताना मार रहे होंगे कि यार अगर तू थोड़ा और तैयारी कर लेता तो तेरा हो जाना था। वो बच्चा भी मन ही मन में सोच रहा होगा कि यार मैंने 5 साल तैयारी की तो थी, फिर गलती कहाँ हो गई मेरे से।
लेकिन उसे वो बात ध्यान नहीं आएगी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जहाँ से उसने पढ़ाई की है, उसने उसे एक ऐसी रेस में दौड़ाया है जहाँ 200 में से बस एक विनर होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उन ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में जिन्हें स्टूडेंट अपनी स्कूल लाइफ में फेस करता है। अगर आप कोई टीचर, पेरेंट्स या स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि इंडियन एजुकेशन करंटली जो चल रहा है उसमें करंटली प्रॉब्लम्स क्या है और इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगती है, और अगर चैनल डिजर्विंग लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और चैनल में सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मैटर करता है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बच्चा 3 से 4 साल का होता है, उसे प्राइमरी स्कूल में भेज दिया जाता है। जैसे ही बच्चा 2nd और 3rd क्लासेस में पहुंच जाता है तो उसके सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट उसके पास आ जाते हैं। इंग्लिश में जो उसकी लिटरेचर की जो बुक होती है, उसकी कहानियों में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम के अलावा उसे कुछ पता नहीं रहता है इंग्लिश में। वैसे ही साइंस और SST के सब्जेक्ट भी अगर इंग्लिश में होते हैं तो अगर उससे बाय द वे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच गैस डू वी इनहेल, तो वो बोलेगा वी इनहेल OXYGEN ऑक्सीजन, GAS गैस। लेकिन अगर उससे ये क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाए कि हम अंदर कौन सी हवा लेते हैं, तो वो बच्चा चुप रह जाएगा। मतलब बच्चे को ही नहीं पता कि वो पढ़ क्या रहा है। चलो भैया, कैलकुलेशन के जरिए इसे समझाता हूँ मैं आपको। मान लिया किसी स्कूल में एवरेज किसी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है और उस स्कूल में मान लिया टोटल 10 कंप्यूटर्स हैं और इंडिया में टोटल 220 दिनों तक स्कूल चलता है और इसमें से भी 20 दिन स्टूडेंट खुद ही छुट्टी मार लेता है। अब बचे 200 दिन जिनमें स्टूडेंट प्रॉपर स्कूल जाता है। और अगर एग्जाम के डेज भी अगर हम रिमूव कर दें तो 150 से 160 वो दिन है जिनमें प्रॉपर स्कूल में पढ़ाई चली। अब क्या होता है कि कंप्यूटर का थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है और थ्योरेटिकल पोर्शन 2/3 दिनों तक चलता है। आपने ये गौर किया होगा, फ्राइडे और सैटरडे प्रैक्टिकल डेज होते हैं कि इस दिन कंप्यूटर के प्रैक्टिकल चलते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए टोटल दिन कितने बचे? 52 दिन। अब 35 मिनट की एक क्लास है, स्कूल में टोटल 10 कंप्यूटर है और 50 स्टूडेंट उन 10 कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट 7 मिनट पर डे टाइम स्पेंड करेगा कंप्यूटर यूज करते हुए। अगर साल की बात करें तो साल में 52 दिन तक कंप्यूटर के प्रैक्टिकल चले। अगर 52 दिन में 7 मिनट तक पर डे एक स्टूडेंट कंप्यूटर पे बैठ रहा है तो 364 मिनट तक एक स्टूडेंट ने कंप्यूटर यूज किया। अगर इन 364 मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करें तो टोटल 6 घंटे तक एक साल में स्टूडेंट ने कंप्यूटर को यूज किया। और पेरेंट्स बड़े बहम में होते हैं कि हमने तो एक ऐसे स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिया है जहाँ उसे कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, और स्कूल ने भी धड़ल्ले से ये छाप के एडवर्टाइजमेंट में अपनी फीस बढ़ाई होगी कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट कंप्यूटर नॉलेज टू योर चिल्ड्रन। अब जरा सोच के देखो इस बात को कि इतनी फीस देने के बावजूद भी एक बच्चे ने सिर्फ 3 घंटे तक कंप्यूटर को यूज किया है। 6 से 8 तक की क्लास में बच्चे के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे टॉपिक्स होते हैं। अगर बच्चा 3 घंटे तक कंप्यूटर 5-5 मिनट की किस्तों में यूज करेगा तो क्या ये खाक समझेगा? अगर किसी बच्चे ने 3 घंटे तक 5-5 मिनट की किस्तों में 1 साल तक कंप्यूटर यूज किया है तो क्लास 3rd से क्लास 8th तक उसने मात्र 18 घंटे कंप्यूटर यूज किया है। अगर किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में आप महीने का 500 रुपए देते हो तो बच्चा 30 घंटे तक कंप्यूटर यूज कर सकता है। खैर, अब स्टूडेंट क्लास 6 से 8 से क्लास 9th में आ जाता है। उस स्टूडेंट पे जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, उसके सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। कॉपीज, बुक्स, होमवर्क डायरीज, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल के साथ जब वो 7 से 8 किलो का बैग घर से स्कूल और स्कूल से घर लेके जाता है तो वो अपने आप को गुलाम और समझने लगता है। और इसके बाद भी स्कूल्स में तक उसे व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। कई स्कूल्स में बच्चे मैट पे बिठाए जाते हैं, कई स्कूल्स में तो सही सुविधाएं भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं की जाती है। प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पूरी क्लास में से कोई एक स्टूडेंट अपने अधिकार में बात करता है कि हमें टेबल और चेयर प्रोवाइड करो तो वो हाईलाइट और हो जाता है। टीचर्स का फिर कहना होता है कि कमल कीचड़ में खिलते हैं और महापुरुष अभावों में पलते हैं। यानी इन स्कूलों के अनुसार अगर आपका बच्चा अभावों में नहीं पलता है तो महापुरुष नहीं बन सकता है। आपके बच्चे के महापुरुष बनने में सिर्फ एक बात की देरी है कि वो अभाव में पले। अगर वो टेबल एंड चेयर्स की डिमांड कर रहा है अपने स्कूल से तो इसका मतलब ये है कि वो महापुरुष बनना नहीं चाहता है, और ऐसा करना जबकि बहुत गलत है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है, दरी पे बैठा है, उसका ध्यान बार बार उस दरी पे जा रहा है, उस मैट पे जा रहा है कि यार मेरे को टेबल एंड चेयर प्रोवाइड क्यों नहीं किए गए हैं, तो क्या उसका ध्यान पढ़ाई पे रहेगा? स्कूल जाते समय, स्कूल से आते वक्त तो ये सब सोचेगा कि यार मुझे जाके फिर उसी जगह पे बैठना है, उसी मैट पे बैठना है।
अगर इतनी असुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो 3 फीट के डंडे से मार मार के उसका भूत बना दो। RTE राइट टू एजुकेशन के IPC 323 और 350 के तहत स्टूडेंट को पनिश करना इंडिया में इलीगल है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स इस बात को मानते नहीं है। उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स के ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के माइंडसेट को भी बदल रखा है। उनका मानना है कि अगर टीचर मारता है तो वो बच्चे के भलाई के लिए ही मारता है। अगर कोई स्टूडेंट इसकी कंप्लेन घर पे भी करता है तो घर पे भी पेरेंट्स का ये कहना होता है कि सही तो है, जो पढ़ाएगा वही तो मारेगा, जो सिखाएगा तुम्हें वही तो मारेगा। तो फिर वो सोनार का सोने वाला एग्जाम्पल देने लगते हैं। उनको ये लगता है कि मारने से ही भलाई होती है। गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि मारने से डिसिप्लिन को लाया नहीं जा सकता है, मारने से सिर्फ डर बनाया जा सकता है। ये सोच कैसे बनी कि टीचर के मार खाने मात्र से ही बच्चा कल के दिन जीनियस बनेगा, कल के दिन वो किसी कंपनी का CEO बनेगा सिर्फ मार खाने की वजह से। स्कूल ने भी बच्चे के मन में एक बात फर्मली सेट कर दी है कि डिसिप्लिन सिर्फ मार खाने से आता है। बचपन से ही मार के कल्चर में बड़े हुए बच्चों को रियल लाइफ में जब कॉन्फिडेंस से बात करनी होती है तो उसके फ्लैशबैक्स में वही बातें चल रही होती है जब टीचर उसे मार रहा होता है और पेरेंट्स का ये कहना होता है कि ये सब तेरी भलाई के लिए ही तो हो रहा है। बच्चा बड़े होने के बाद जिंदगी भर इस कंफ्यूजन में होता है कि जिस भलाई के लिए मुझे मार पड़ी थी वो भलाई होगी कब। जब टीचर मारने पे आ जाए तो समझ लेना कि टीचिंग का बैंडविड्थ बिगड़ चुका है, मतलब समझाने का और कोई तरीका उनके पास नहीं है। टीचर्स के पास अपनी नाकाबिलियत छुपाने का सबसे आसान तरीका है मारना, क्योंकि उनके पास ना पेशेंस है ना स्किल्स है कि वो अपनी बात आपको समझा सके या आपको होमवर्क करने का इंपॉर्टेंस बता सके। इसके बाद 10th क्लास के बोर्ड जब नजदीक आ जाते हैं तो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल में बिठा दिया जाता है, जिससे बच्चों को लगता है कि टीचर्स इतनी देर तक उनके लिए बैठे हैं, ये सब हमारे लिए तो किया जा रहा है। स्कूल स्टूडेंट्स को ये बता देता है कि मेरिट में आना ही सब कुछ है या अच्छे नंबर लाना ही सब कुछ है। और ये मेरिट वाली बात तो एक इल्यूजन है, क्योंकि ये कभी काम नहीं आता। काम आती है आपकी स्किल्स। जो भी फॉर्मूलेज आपने रट रखे हैं वो रटे के रटे ही रह जाएंगे, वो कहीं काम नहीं आएंगे। फिर स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से अल्टीमेट कमिटमेंट्स आते हैं कि हमारे टीचर्स तुम्हारे लिए इतनी देर तक रुक रहे हैं, तुमसे नए नए असाइनमेंट बनवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। और इसकी सच्चाई तो ये है कि स्कूल अपने पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में है। स्कूल को बस मेरिट लिस्ट में वो नाम चाहिए जिनका इस्तेमाल करके स्कूल अपने एडमिशन के नंबर्स बढ़ा सके। अगर सच में स्कूल को आपके भविष्य की चिंता होती तो जितनी उसने एक्स्ट्रा क्लास चलवाई है उतना एक करियर एडवाइस का भी टॉपिक आपको बता देते कि आपको इसके बाद क्या करना चाहिए। बता सकते थे कि स्पोर्ट्स में भी करियर है, गेमिंग में भी करियर है, फ्रीलांसिंग में भी करियर है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी करियर है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो आपके भविष्य की नहीं अपने रिजल्ट की चिंता करते हैं। 10th पास करने के बाद स्टूडेंट के जीवन में एक और चैप्टर शुरू हो जाता है, और ये जो चैप्टर होता है ये एक्साइटमेंट का कम और प्रेशर का ज्यादा होता है। जो जिम्मेदारी 10th क्लास तक स्टूडेंट पे थी अब वो प्रेशर में बदल जाती है। पेरेंट्स और स्कूल का कहना होता है कि बस 2 साल और पढ़ाई कर ले, उसके बाद तो जिंदगी सेट है। और मान लो कर ली पढ़ाई, मिलेगा क्या? 12th पास का सर्टिफिकेट। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट का कुछ काम करना होता है तो इस टाइम पे पढ़ाई का और ज्यादा प्रेशर उस पर डाल दिया जाता है। मान लो ये बात, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स से बोला है कि मुझे गिटारिस्ट बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे 3D एनिमेशन क्रिएटर बनना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या होता है? बच्चा बोलेगा मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस तो डूब जाता है। मुझे फोटोग्राफर बनना है, कैमरा तो टूट जाता है। बोल दिया कि गिटारिस्ट बनना है, हाँ गिटार बजा लेना, लेकिन पैसे कमाने के लिए क्या करोगे? उसके लिए तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। पेरेंट्स का यही पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बच्चे के लिए होता है। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च तो कर लेंगे, लेकिन अगर अपने इंटरेस्ट का बच्चा कुछ काम करना चाहता है बस इस बात के लिए कि पेरेंट्स को जानकारी नहीं है इस बारे में, इसलिए वो इसका इंटरेस्ट ही उसको भूलने के लिए बोल देते हैं। और बाय द वे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में। वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारे स्कूल से एडवाइस लेते हैं, और स्कूल से एडवाइस ली तो स्कूल को तो अपना धंधा बढ़ाना है। स्कूल छोड़ने जाएगा कि मेरा एडमिशन यहाँ से चले जाए। स्कूल तो अपने धंधे को इंक्रीज करने की बात करेगा। वो बोलेगा इसमें कुछ करियर नहीं है, पढ़ाई कर ले, गवर्नमेंट जॉब लगेगा, बस यही करियर है स्कूल की नजर में। देखो भैया, अगर आप 11th या 12th क्लास में हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है कि आप ये सब चूज करो। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, 3D एनिमेशन, VFX एडिटिंग, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो जहाँ पे कंपटीशन कम है और सक्सेस रेट भी ज्यादा है। और मेरे हिसाब से आपको वो रेस नहीं दौड़नी चाहिए जिसमें 200 में से बस एक विनर होता है। आपको वो रेस दौड़नी चाहिए जिसमें 50 रेसर दौड़े, अगर वो अपने काम में थोड़ा अच्छे हैं तो 50 के 50 भी विनर हो सकते हैं। चलो मान लिया कर लिया आपने 12th पास, अच्छे मार्क्स भी ला दिए, लेकिन क्या आपने इस बात पे गौर किया कि आपने 12 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, इंग्लिश। आपने सारे होमवर्क्स किए,
ट्यूशन लिए, सब चीज को फॉलो किया एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आई। सोचो 12 साल तक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहे, लेकिन जब रियल लाइफ में कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन की बात आ गई तो सारा ज्ञान हवा हो गया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि 12 साल तक भी अगर आप सेम सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उस भाषा में बात तक नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ होगी सिस्टम में। हिंदी का भी सेम सिनारियो है, 12 साल तक हिंदी पढ़ो, ग्रामर समझो, सब चीज समझो। अगर कोई स्टूडेंट 12 साल तक हिंदी पढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस एक न्यूज एंकर की तरह होना चाहिए, लेकिन वो 100 बच्चों के सामने भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। हमारे स्कूल्स के टीचर अभी भी पुराने टीचिंग के मेथड्स को यूज कर रहे हैं, अभी भी वही रोट लर्निंग के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ गई है, टीचिंग के कई मेथड्स नए आ गए हैं, लेकिन वही सिलेबस के हिसाब से कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाओ, चाहे उन्हें समझ में आए या नहीं आए। उनके पास टीचिंग स्किल्स के मॉडर्न मेथड्स का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे में बच्चा पास तो हो जाता है, लेकिन स्किल्स जो उसे चाहिए होती है उनका कोई ज्ञान नहीं हो पाता है बच्चे को। खैर, ये तो रही हिंदी मीडियम स्कूल्स की बात। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का भी सेम सिनारियो है। यहाँ स्कूल ने पेरेंट्स को पैसे छापने वाली मशीन समझ रखा है। हर साल यूनिफॉर्म बदलेंगे, चाहे बच्चे का साइज सेम हो या नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर 2 दिन में अलग अलग यूनिफॉर्म्स को अपने रूटीन में लेके आएंगे। इसके साथ साथ हर साल वो बुक्स जो स्कूल से बच्चों को लेनी होती है, उनकी फीस भी आम रेट से बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में एक बुक एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन इंडिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पेरेंट्स को हर साल इन बुक्स के लिए नए खर्चों से गुजरना पड़ता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF के अनुसार NCERT का जो सिलेबस है वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, लेकिन हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल इस बात को समझते नहीं है। खैर, अब ये रही इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वो बात जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पे भी पड़ता है। मुंबई की एक लड़की टीना डिसूजा ने 80% अपने बोर्ड एग्जाम में लाने के बावजूद भी सुसाइड कर लिया, और उसने ये कदम उठाया क्योंकि उसके पिता की एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसने नंबर्स कम लेके आए। टीना को बस ये समझ नहीं आया कि जिंदगी परसेंटेज और मार्क्स से नहीं चलती है। जब स्टूडेंट के ऊपर पेरेंट्स और स्कूल दोनों की तरफ से 2 तरफा दबाव होगा तो स्टूडेंट खुद को कैसे संभालेगा। टीना की तरह कई ऐसे इंसिडेंट है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई ना करने की वजह से सुसाइड कर लिया है। अगर 1 लाख में से 1 बच्चा भी सुसाइड कर रहा है तो ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि किताबों के पन्नों में जो शब्द लिखे हैं उनको ना रटवाने के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और इसी तरह के इंसिडेंट हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सही गाइडेंस से बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं या उनको सिर्फ परसेंटेज के चक्कर में डाल रहे हैं। एक स्टूडेंट सिर्फ अपने परिवार का फ्यूचर नहीं होता है, ये देश का भी फ्यूचर होता है। अगर किसी को प्राइवेट अपना तो कोई बिजनेस खोलना है तो उसे अपना स्कूल नहीं खोलना चाहिए, उसे खोलने चाहिए होटल्स खोल सकते हैं, मॉल्स खोल सकते हैं, अपनी कोई ऑनलाइन कंपनी बना सकते हैं, लेकिन स्कूल्स खोलना स्टूडेंट के भविष्य को खतरे में डाल सकता है, जिससे देश के भविष्य पे भी असर पड़ता है। आई एम सॉरी मम्मी पापा, आई एम रियली फेड विद ब्ला ब्ला ब्ला। यही वो पर्टिकुलर वर्ड्स है जो 2024 में एक IAS एस्पिरेंट अंजलि ने अपने सुसाइड नोट में छोड़ा था। हमारे जो UPSC कोचिंग सेंटर है उन्हें भी पता है कि हर बच्चा UPSC के एग्जाम को पास नहीं कर सकता है, फिर भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के मन में ये बात डाल देते हैं कि आप कर सकते हो, UPSC की कोचिंग करो, ये बहुत हार्ड है और हार्ड चीजें हमें करनी चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और कई स्टूडेंट इसकी चपेट में आ जाते हैं। 5 से 8 साल की तैयारी करने के बाद भी कई स्टूडेंट का जब UPSC जैसे बड़े एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो तभी इनके मन में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। ये अपने आप को एक बहुत बड़ा फेलियर समझने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 से 8 साल का टाइम एक ही एग्जाम की तैयारी में बर्बाद कर दिया और उस एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपने आप में वो बच्चे भी परफेक्ट थे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सिस्टम आपको एक ऐसी रेस में दौड़ाता है जहां 200 में से बस एक विनर होता है, इसके बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th कोई विनर नहीं होता है। इन कोचिंग में अच्छी व्यवस्था भी बच्चों को नहीं दी जाती है। जुलाई 2024 में राउज IAS स्टडी सर्कल नाम की एक कोचिंग है ओल्ड राजेंद्र नगर में। वहाँ की लाइब्रेरी में बारिश के कारण पानी भर गया। UPSC के 3 एस्पिरेंट उस लाइब्रेरी में थे और वहां उस लाइब्रेरी का सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था और वो एग्जिट बंद होने के बाद इन तीनों की डेथ वहीं हो गई। मतलब अच्छी व्यवस्था भी इनको प्रोवाइड नहीं की जाती है और मोटिवेशन के नाम पे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को दिखाते हैं कि यार तुम कर सकते हो, ये हार्ड ही सब कुछ है, सरल काम तो सब कर पाते हैं। भैया हार्ड काम मान सकते हैं, हार्ड क्या नहीं है। अपना बिजनेस इंक्रीज करना भी हार्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी हार्ड है, लेकिन अगर हार्ड काम को कर भी रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं तो तब क्या फायदा उस हार्ड काम को करने का। या तो फिर कोई एक ऐसी रेस होनी चाहिए जिसमें आपको 1 किलोमीटर भागना है और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग पे वो रेस कंप्लीट कर दी तो आप विनर हो सकते हो। ऐसे में सब विनर भी हो सकते हैं और सब हार भी सकते हैं,
लेकिन वो टारगेट भी नहीं है ना, इनका तो फिक्स है 1 लाख यूपीएससी के एस्पिरेंट इस पेपर को देंगे और हम निकालेंगे 1000 लोगों को और उनमें से भी 500 को हम इंटरव्यू में बाहर कर देंगे। तो क्या फायदा ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट बनने का, क्या फायदा ऐसे मोटिवेशन का। ये तो थी वो प्रॉब्लम्स जिनको अंजाम दे रहे थे हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन अब बात आती है गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस। इनके हाल और भी बुरे हैं। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर आपको पढ़ाने तो आ जाएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहाँ टीचर्स होंगे। कई गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में तो टीचर ही नहीं है। अगर किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर है भी तो वो अपने मन में एक अलग ही थ्योरी लिए बैठे हैं कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी तो आई जानी है, काम हो या ना। आप जब भी इन स्कूल्स में जाओगे तो आपको वहाँ क्या दिखेगा? गरीब मायूस बच्चे, खराब पंखे, टूटे हुए बेंचेस और दीवार से झड़ती हुई सीमेंट्स। जबकि होना क्या था, सरकारी स्कूल्स जब इतने हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की जरूरत ही नहीं होनी थी। 50,000 रुपए की स्टार्टिंग मंथली सैलरी पाने वाले सरकारी स्कूल के टीचर स्टूडेंट के फ्यूचर से खेलते हैं। इन स्कूल्स में फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाती है, लेकिन सिचुएशन कभी सही नहीं हो पाती। गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी सेम सीन है। आपको कॉलेज में बीएससी, बीटेक या एमएससी की गवर्नमेंट सीट तो दे देंगे, लेकिन इनके सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कॉलेज में टीचर नहीं होंगे। हमारा देश हर साल इंजीनियर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इनके लिए रोजगार कहाँ है? हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है क्योंकि वो सिक्योर मानी जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टीचर्स सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। 2024 में आईआईटी बॉम्बे के 2000 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया और 712 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिली। जब आईआईटी जैसे बड़े कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है तो उन गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलेगी जिनमें सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए तक टीचर नहीं है। ये जो ओवरऑल मैंने प्रॉब्लम्स बताई ये थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे भी पड़ रहा था और ये प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट एक देश का फ्यूचर होता है। वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि देश को भी आगे बढ़ाता है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। जिस स्टूडेंट ने कोई अच्छी सैलरी में जॉब करनी थी या अपना कोई अच्छा बिजनेस खोलना था, वो स्टूडेंट अगर 10 से 20 हजार की जॉब करने के बाद अपनी मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा होगा तो ये कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लेके आया था और ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें पढ़ने वाले लोग उस टाइम पे फैक्ट्री में मजदूरी कर सकें। उसके बाद दिन बदले, साल बदले, दशक बदले और सदियां भी बदल गई, लेकिन अभी तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला है। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर स्कूल में एक काउंसलर टीचर जरूर होना चाहिए जिससे स्टूडेंट अपनी सारी बातें शेयर कर सके। स्कूल और कॉलेज लाइफ के दौरान बच्चे के दिमाग में कई बार सुसाइडल थॉट भी चलते हैं। कई बार स्टूडेंट अपने पर्सनल मैटर की वजह से भी डिप्रेशन में रहता है। उन्हें समझने वाला एक टीचर होना चाहिए जो उसको सही टाइम पे सही एडवाइस दे सके। दूसरा है स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए क्या सही है, इसके लिए एक करियर एडवाइस का एक अलग से पीरियड होना चाहिए जिसमें उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है ये टीचर्स उसे बता सके। करियर के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को इमोशनली इंडिपेंडेंस देना चाहिए ताकि वो अपने सारे करियर से रिगार्डिंग जो भी बात है वो अपने घर पे भी रख सके। तीसरा है न्यूज का भी एक स्पेशल पीरियड होना चाहिए। हमारे आसपास क्या चल रहा है ये भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे के 2000 में से 712 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला। ये भी अपकमिंग जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम मंजिल पाने के लिए जिस राह पे है क्या वो राह सही है। ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इंडिया के कई चेस प्लेयर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। स्कूल में भी अगर ये बात बताई गई होती तो कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स जो है उनमें भी मोटिवेशन आ पाता। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये साबित करने का कि न्यूज का भी एक पीरियड होना चाहिए ताकि बच्चे के आसपास क्या चल रहा है उसे भी उसके बारे में जानकारी हो। चौथा है स्टूडेंट को उनकी चॉइस के अनुसार उनके सब्जेक्ट को चूज करने की फ्रीडम उनके पास होनी चाहिए। पांचवा है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज जो है गवर्नमेंट को अपने टीचर्स पे सख्ती बरतनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब है, काम करें या ना करें इसमें सैलरी आती रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सरकार को खत्म करना चाहिए।